स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और इन वन लाइनर प्रश्नों में से विद्वानों के कथन और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए, अभी तक बिहार तैयारी 4 के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके यह बात बार बार पूछते हैं कि तैयारी 4 की परीक्षा के लिए उसका सिलेबस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो सिलेबस पर वीडियो कहाँ से बनाया जाए जब उसके लिए कोई विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। अभी उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए। एस्टेट का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा। उसके बाद तैयारी के लिए विज्ञापन जारी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कई बार यह कथन पूछा गया है। इन्होंने विद्यापति के संदर्भ में यह बात कही है। ये जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है ये स्वरचित है, स्वयं के द्वारा तैयार की गई है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह भी कथन है। शुक्ल जी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह हिंदी साहित्य में एक निबंधकार, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें मुनिमार का हिमायती भी कहा जाता है। अगला है, हमीर रासो एक गेय काव्य है। ठीक है, हमीर रासो एक गेय काव्य है। यह सारंगधर की रचना है हमीर रासो। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा। उसका प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जो बाद में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? अभिनव, जयदेव, कविकुल कंठाहार, इन सभी नामों से विद्यापति को जाना जाता है और इन्होंने कीर्तिलता को कहानी कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। विद्यापति की किस रचना में जौनपुर नगर का वर्णन है? तो कीर्तिलता में। अगला है, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गायों का समूह या चारागाह होता है। ब्रज का जो अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह होता है। अगला है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी वाक्यों। नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है। सूफी कवि के रूप में नूर मोहम्मद को जाना जाता है। इनकी रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। ब्रज और अवधि को पड़ी बोली की संज्ञा देकर खड़ी बोली की सार्थकता बताई है। किसने? पड़ी बोली की संज्ञा देकर खड़ी बोली की सार्थकता बताने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। खड़ी बोली को गंवारू बोली के पक्ष में किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रेसन ने खड़ी बोली को गंवारू बोली कहा है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? कौरवी कहने वाले हैं राहुल संकृतायन। इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा। ब्रज भाषा का संबंध सौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश से किसने बताया है? ब्रज भाषा का संबंध सौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश से बताने वाले विद्वान है जॉर्ज ग्रेसन। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने में सर्वाधिक योगदान किसका है? साहित्यिक रूप देने में सर्वाधिक योगदान है सूरदास
और जड़िया कवि के नाम से जाने जाते हैं नंददास। इनकी प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्याय, जो रोलाचंद में लिखी गई है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृति कौन सी है? उसका नाम है प्रद्युम्न चरित। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। ढूढ़ाड़ी किस बोली को कहते हैं? ढूढ़ाड़ी तो ये जयपुरी को कहते हैं। जयपुरी जो है राजस्थानी बोली है। जयपुरी, मालवी, मेवाती ये सभी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती हैं और ढूढ़ाड़ी जो है जयपुरी को कहा जाता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भीली को किस उपभाषा की बोली माना है? भीली को किस उपभाषा की बोली माना है? तो राजस्थानी। हिंदी के आदिकाल अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हिंदी के आदिकाल अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुए, डिंगल और पिंगल। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की किस बोली में तेलुगु और मराठी का प्रभाव है? महत्वपूर्ण है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं और इस प्रश्न में पूछा गया है किस बोली में तेलुगु और मराठी का प्रभाव है? तो दक्षिणी। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां क्या हैं? तो ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये सभी तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, साथ ही साथ ये ओकार बहुला बोली भी हैं। ठीक है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोली है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है वोल्टेयर। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। पूछा गया प्रश्न है, ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री विद्वान इलियट द्वारा कहा गया है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? बिहार स्टेट की जो परीक्षा हुई थी 12 तारीख को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो उनकी पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। अगर विकल्प में रामचंद्र शुक्ल ना हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन सही होगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई और इसमें जो है जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास खंड है वह 16 खंडों में लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है, नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास बृहद इतिहास कितने खंडों में विभाजित है? तो वो 16 खंडों में विभाजित है। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं क्रिएशन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वृत्त संग्रह। तो वृत्त संग्रह में देखिए किनके हैं, इसमें शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के इतिहास ग्रंथों के लिए इन्होंने वृत्त संग्रह का प्रयोग किया है। वह इतिहासकार कौन है जिसने सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कमियों को उजागर करने वाले विद्वान का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को संक्रमण काल किसने दिया? तो आदिकाल को संक्रमण काल नाम देने वाले हैं राम खिलावन पांडे। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? बाल्यावस्था काल कहने वाले हैं रामशंकर शुक्ल। ठीक है, ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न।
वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।